हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये मैराथन क्लास है, फोर्थ क्लास है। और तीन और क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। सारी क्लासेस आप लोगों को, सारी वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय परिस्थितियाँ हैं जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं, विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव पर पाई जाती हैं, या फिर विरोधी भूमिकाओं में हैं। ध्रुवीय परिस्थितियाँ इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही तरीके से उसे परिभाषित कर रहा है ध्रुवीय परिस्थितियों के बारे में। तो आप लोगों को याद आना चाहिए, जब आप लोगों की क्लास ली गई थी स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड, तो उसमें स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया था। तो उसमें ध्रुवीय परिस्थिति की भी अवधारणा आई थी कि किसने ये अवधारणा दी है, ध्रुवीय परिस्थिति हम किसे कहते हैं। तो ये परिस्थिति कैसी होती है बताइए, ध्रुवीय परिस्थिति क्या है? युग्मों में होती है, युग्मों में होती है। पहले तो ये जान लें कि ये जो ध्रुवीय परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट बियरस्टेड ने दिया है, जिनकी बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर बुक का नाम है। तो ध्रुवीय परिस्थिति की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट बियरस्टेड ने दी है। अब ये जो ध्रुवीय परिस्थितियाँ होती हैं वे युग्मों में होती हैं, जैसे कि स्त्री पुरुष में हो जाएगा, माता पिता, पति पत्नी, दुकानदार, ग्राहक, तो ये क्या हो जाएंगी? युग्मों में होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, अवधारणा? रॉबर्ट बियरस्टेड ने दी है। चलिए आगे देखते हैं, रोल मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की है? रोल मॉडल, अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मर्टन, लिंटन, हिलर, ह्रूज। मर्टन, लिंटन, हिलर, ह्रूज ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर रोल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्टन का हो जाएगा, और रॉबर्ट किंग मर्टन ने रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा इनके और भी अवधारणाएं रही हैं, जैसे कि प्रस्थिति प्रतिमान की अवधारणा, प्रस्थिति क्रम की अवधारणा, प्रस्थिति सकुल की अवधारणा, बहुल भूमिका, भूमिका पुंज, भूमिका संघर्ष, ये सारे अवधारणाएं किसकी हैं? रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी हैं। तो जब रोल एंड स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जब इसकी क्लास ली गई थी तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया था, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए गए थे। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। वहाँ पर आपके जितने भी अभी तक क्लासेस जो टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी के, जितने भी कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी के फोल्डर्स बना दिए गए हैं। फोल्डर्स में एक जगह ही आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। एंड आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उन टॉपिक्स को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मर्टन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और संस्कृति के लेखक हैं। मानव और संस्कृति के लेखक है, ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काने, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव और संस्कृति के लेखक पूछा जा रहा है, तो ये पुस्तक है किसकी? एस.सी. दुबे की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आप लोगों को तुरंत याद आना चाहिए एस.सी. दुबे से, इन्होंने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। ठीक है, बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी, उसमें 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। पहली परंपरा इन्होंने क्या बताई थी? शास्त्रीय परंपरा। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? शास्त्रीय परंपरा। दूसरी जो परंपरा इन्होंने बताई थी, नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा, नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा। तीसरी इन्होंने क्षेत्रीय परंपराएं बताई थी। तीसरी क्या बताई? क्षेत्रीय परंपराएं बताई। चौथी बताई है स्थानीय परंपरा। चौथी क्या हो जाएगी? स्थानीय परंपरा हो जाएगी। पांचवी हो जाएगी पश्चिमी परंपरा। पांचवी कैसी हो जाएगी? पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। छठी हो जाएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। छठी कैसी हो जाएगी? स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। तो यहाँ पर एस.सी. दुबे ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है
किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? जो संस्कृति है वह सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये किसका कहना है? ऑप्शंस है आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर। आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर आर उथनो होगा, ठीक है, आर उथनो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, ये कहना आर उथनो का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संस्कृति एक अनोखी घटना है? संस्कृति को अनोखी घटना इनमें से किसने कहा है? ऑप्शन है टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ। टाइलर, हॉबेल, एस.सी. दुबे, सी.सी. नॉर्थ ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति एक अनोखी घटना है, ये किसका कहना है? देखिए कल्चर से रिलेटेड जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। कल्चर से रिलेटेड 2 क्लासेस ली गई थी, दो मतलब एक पहले, काफ़ी समय पहले उसे कंप्लीट कराया गया था स्टेटस, रोल एंड कल्चर के साथ। इसमें यानी कि आप ऐसे समझिए, स्टेटस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रोल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं और कल्चर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो कॉन्सेप्ट्स किसने दिए हैं, प्लस उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कराया गया था। फिर उसके अलावा संस्कृति यानी कल्चर से रिलेटेड अभी जल्द ही क्लास ली गई है, उसमें बाकी की जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर संस्कृति एक अनोखी घटना है, यह कहना किसका है? हॉबेल का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब जैसे कि मजूमदार एंड मदान ने क्या कहा था, किस तरीके से संस्कृति को परिभाषित किया था? उन्होंने कहा था कि समाज के जो लोग हैं, लोगों को के जीने का जो ढंग है, तौर तरीका है, वह ही संस्कृति है। तो लोगों के जीने का जो ढंग है, तौर तरीका है, वह ही संस्कृति कहलाता है, ये कहना मजूमदार एंड मदान का था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस तरीके से परिभाषित किया कि सदस्यों की जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो ही क्या है? संस्कृति है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसने त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? चार्ल्स कूले, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका है? बताइए, त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स कूले, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत मैक्स वेबर का है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड है। सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित त्रिस्तरीय, त्रिआयामी या बहुआयामी जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर ने दिया था। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था, सामाजिक स्तरीकरण, तो उसमें वहाँ पर ये सब भी बताया गया था। मैक्स वेबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो त्रिआयामी मॉडल था, जो 3 स्तरों की बात की थी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तरों की इन्होंने बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं, समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर। दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, स्पेंसर ऑप्शंस हैं। समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। जैसे कि इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि सुसाइड एक इनकी है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। ठीक है, पहले क्या बताई गई? सुसाइड। फिर एक बुक आती है इनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। फिर एक बुक है इनकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। याद आ रही है आप लोगों को? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिर एक बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड। तो ये सारी बुक्स किसकी हो जाएंगी? एमाइल दुर्खीम की हो जाएगी। हालांकि ये सारी बुक्स आप लोगों को पहले कई बार बताई भी जा चुकी हैं, एंड जब इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी की बुक्स एंड ऑथर्स पर क्लास ली गई थी, उसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, एक जगह सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जो सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए
कराई गई हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बुक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर हम इनके अवधारणाओं या थियोरीज़ की बात करें, सिद्धांतों की, दुर्कीम की, तो जैसे कि समाज में श्रम विभाजन का जो सिद्धांत इनका रहा है, ठीक है, या साविवीय एकता और यांत्रिक एकता की इन्होंने बात की हुई है। फिर आत्महत्या का सिद्धांत भी इन्होंने दिया हुआ है। जो सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट है, उसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये सारे सिद्धांत अवधारणाएं किसकी हैं? दुर्कीम की हैं। चलिए आगे देखते हैं, बाह्य एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, C.H. कूले, A.C. मेयर, R.K. मर्टन, W.G. समनर। बाह्य एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसकी है? C.H. कूले, A.C. मेयर, R.K. मर्टन, W.G. समनर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका था? समनर का था। ठीक है, समनर का है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फोकविज इनकी बुक का नाम है ना, तो यहाँ पर समनर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नृजाति केंद्रवाद की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दो प्रकार के मूल्यों का वर्णन किया है? साधारण मूल और परिधि मूल। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, डॉक्टर मुखर्जी, MS गोरे, जॉनसन, किंग्सले डेविस। डॉक्टर मुखर्जी, MS गोरे, जॉनसन, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जो मूल्य के दो प्रकार बताए गए हैं वो साधारण मूल और परिधि मूल बताया गया है। तो इन दो मूल्यों की बात, वैल्यूज़ की बात इन्होंने किसने की है? MS गोरे ने की है। यहाँ पर राइट क्या होगा? MS गोरे होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह को अंतः समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह, संदर्भ समूह। अंतः समूह, इनमें से कौन सा समूह है जिसे अंतः समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह या फिर संदर्भ समूह। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक समूह होगा, प्राइमरी ग्रुप। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट किसका है प्राइमरी ग्रुप का? कूले ने का, कूले ने दिया है, C.H. कूले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है? बुक का नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी इस पुस्तक में C.H. कूले ने प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। प्राथमिक समूह किसे कहा जाता है? जिसमें ऐसा समूह जिसमें व्यक्तियों के बीच में आमने सामने का संबंध या सहयोग पाया जाता है। और प्राथमिक समूह के इन्होंने 3 उदाहरण भी बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? एक समिति समुदाय नहीं है वरन एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डर्स, मैकेवर एंड पेज। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डर्स, मैकेवर एंड पेज। एक समिति समुदाय नहीं है बल्कि एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। अब समिति की बात की जाए तो समिति क्या है? मूर्त संगठन है। सोच विचार करके इसकी स्थापना की जाती है। ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है। कुछ निश्चित उद्देश्य लक्ष्य होते हैं, ठीक है, और क्या होती है? अस्थायी प्रकृति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान हैं जहां स्त्री विवाहोपरांत यानी विवाह के बाद अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ रहती है? यानी कि शादी हो जाने के बाद जो लड़की है, वधू है, पत्नी है, जो विवाह के बाद अपने पति के घर नहीं जाती है बल्कि जो उसकी माता है, जो वधू है, जो स्त्री है, ठीक है, वो अपनी माँ के घर या फिर मामा के साथ रह रही है, अपने पति के घर नहीं जाती है, वहाँ रहती नहीं है पति के साथ। ठीक है, तो जो जनजातियाँ दी गई हैं, टोडा जनजाति है, खासी जनजाति है, संथाल जनजाति और नायर जनजाति है। यहाँ पर देखिए ट्राइबल सोसाइटी,
ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड क्लासेस ली गई हैं। प्लेलिस्ट में इसका भी फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर ये सभी इस तरीके से जो प्रश्न हैं वो कराए गए हैं। 2 क्लासेस ली गई थी, एक तो ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बताया गया, और फिर सेकेंड जो क्लास हुई थी वो MCQ से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, खासी जनजाति, खासी ट्राइब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? RK मुखर्जी, GS घुरिये, KM कपाड़िया, AR देसाई। RK मुखर्जी, GS घुरिये, KM कपाड़िया, AR देसाई ऑप्शंस हैं। जाति का विस्तृत अध्ययन पूछा जा रहा है, किस समाजशास्त्री ने किया? कई बार आप लोगों को बताया गया है प्रैक्टिस सेट में, आप लोगों को तुरंत आंसर देना चाहिए। किसने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? GS घुरिये ने, GS घुरिये ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब GS घुरिये अब किस बुक में इन्होंने बात की है कास्ट सिस्टम के बारे में? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, याद आ रहा है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इस बुक में उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। अब जाति से संबंधित, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम से संबंधित 6 विशेषताओं की इन्होंने बात की थी। पहली जो विशेषता बताई, समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज का क्या है? खंडात्मक विभाजन। दूसरा, संस्तरण बताया। तीसरा, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तीसरा क्या हो जाएगा? भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा हो जाएगा, विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। चौथा क्या हो जाएगा? विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। पांचवा हो जाएगा, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पांचवा, पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। और जो लास्ट है 6ठे नंबर पर, विवाह संबंधी प्रतिबंध की इन्होंने बात की थी। और ये भी कहा था कि जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो अंतः विवाह को बताया था, यानी अपनी ही जाति में विवाह, ये जाति व्यवस्था की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। और अगर हमें कास्ट सिस्टम को दूर करना है तो इन्होंने क्या कहा था? ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, अंतर जाति विवाह होनी चाहिए, उसके ज़रिए ही हम जाति व्यवस्था को ख़त्म कर सकते हैं कुछ हद तक। तो ये कहना GS घुरिये का था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिशकालीन भारत में किया? क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन है जिसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिशकालीन भारत में किया? ऑप्शन है GS घुरिये, SH रिजले, JH हट्टन, MN श्रीनिवास। GS घुरिये, SH रिजले, JH हट्टन, MN श्रीनिवास ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? किसने बहिष्कृत जाति शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था? तो हट्टन है, JH हट्टन। इनकी बुक क्या है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया इनकी बुक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हट्टन के अनुसार जाति का कार्य है, ऑप्शंस है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना, भारतीय सुरक्षा प्रदान करना, या फिर भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोना। हट्टन ने जाति का कार्य किसे बताया? कौन सा कार्य है जाति का इनमें से जिसकी बात हट्टन ने की है? सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? खरिया जनजाति, भील जनजाति, नायर जनजाति, टोडा जनजाति। खरिया जनजाति, भील जनजाति, नायर जनजाति, टोडा जनजाति ऑप्शंस हैं। गोल गधेड़ों जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, गोल गधेड़ों किस जनजाति समुदाय से, ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है? यह आप लोगों को बता दिया जाए, ये एक नृत्य है, डांस है, बताया गया है आप लोगों को इसके बारे में भी। होली के दिन किया जाता है, होता है, ये भील जनजाति से संबंधित है, भील ट्राइब से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद। अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? उसे हम जातिवाद कहेंगे, क्षेत्रवाद कहेंगे, संप्रदायवाद कहेंगे, या फिर भाषावाद कहेंगे? सही क्या होगा यहाँ पर?
सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद। जातिवाद होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, आदिवासी समाज। बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, आदिवासी समाज। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? हिंदू समाज होगा, क्योंकि हिंदू समाज जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस। सही क्या होगा यहाँ पर? पुरुष सूक्त, श्रुति, वैशाख, मीमांस। ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है? सही क्या होगा? पुरुष सूक्त होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेस्की, विल्बर्ट ई मूर। सेलिया एस हेलर, जोसेफ टी हॉवेल, जी लेस्की, विल्बर्ट ई मूर ऑप्शंस हैं। स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित इनमें से किसने किया है? सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया है। यहाँ पर सही क्या होगा? लेस्की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ओडिशा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? ओडिशा की ज्वांग जनजाति के बीच क्षेत्र अनुसंधान इनमें से किसने किया है? ऑप्शन हैं जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा। जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा ऑप्शंस दिए गए हैं। ओडिशा की ज्वांग जनजातियों के बीच में क्षेत्र अनुसंधान इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? एन.के. बोस होगा, निर्मल कुमार बोस। एन.के. बोस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, आंद्रे बेते। एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, आंद्रे बेते ऑप्शंस हैं। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का यूज़ किसने किया, उपयोग किसने किया है? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, आंद्रे बेते ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? आंद्रे बेते होगा। आंद्रे बेते ने यूज़ किया है भारतीय समाज के अध्ययन के बाद 1958 में इन्होंने कास्ट, क्लास एंड पावर बुक लिखी थी, और जिसमें कि इन्होंने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल के आधार पर समाज के स्त्रीकरण के 3 आधार की भी बात की हुई थी। जाति, वर्ग और शक्ति। कौन से आधार बताए इन्होंने? सामाजिक स्त्रीकरण के जाति, वर्ग और शक्ति, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, या फिर सामाजिक विघटन का। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टडी है इनमें से किसकी? सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, या फिर सामाजिक विघटन का। यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा इनमें से? सही होगा सामाजिक असमानताओं का। इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जाति, वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेते अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन किया है? कुंबापेटी, मोहाना, रामपुरा, श्रीपुरम। आंद्रे बेते ने इनमें से कहाँ पर फील्ड वर्क किया हुआ था? फील्ड वर्क से रिलेटेड क्लास ली गई है काफ़ी समय पहले, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फोल्डर।
वहाँ से फील्ड वर्क किस समाजशास्त्री ने किस गांव पर किस क्षेत्र पर अध्ययन किया है या किस जनजाति पर अध्ययन किया है, इस तरीके से वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर श्रीपुरम होगा, ठीक है, क्या होगा, श्रीपुरम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार नातेदारों की संख्या है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 8 प्राथमिक और 33 द्वितीयक, 6 प्राथमिक और 12 द्वितीयक, 9 प्राथमिक और 32 द्वितीयक, 7 प्राथमिक और 23 द्वितीयक। यानी कि उन्होंने नातेदारों की जो संख्या बताई थी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में ही पूछा जा रहा है, कितनी संख्या बताई थी, बताइए। जीपी मर्डॉक, सोशल स्ट्रक्चर इनकी बुक थी, परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया था, 250 समाजों पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ था, याद आ रहा है। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 प्राथमिक नातेदारों और 33 द्वितीयक और 151 कितने हो जाएंगे, तृतीयक नातेदारों की बात इन्होंने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया, स्तंभ परिवार की बात हो रही है। जिमरमैन, मर्डॉक, लीपले, बर्गेस ऑप्शंस दिए गए हैं। जिमरमैन, मर्डॉक, लीपले, बर्गेस ऑप्शंस है। स्तंभ परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किसने दिया है, सही क्या होगा यहाँ पर, स्टेम फैमिली जिसे बोला जाता है, सही क्या हो जाएगा, लीपले हो जाएगा। इसे शाखा परिवार भी या तना परिवार भी कहा जाता है। जब फैमिली टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था उसमें ये सभी बताया गया था कि स्तंभ परिवार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी इन क्लासेस, जिस भी क्लासेस के बारे में आप लोगों को बोला जा रहा है, वीडियोस को देखने को बोला जा रहा है, उन्हें ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय वर्गीकरण आधारित है इनमें से किस पर, प्राधिकार पर, उत्तराधिकार पर, वंश पर या फिर निवास पर, क्या सही होगा। परिवार का पितृवंशीय एवं मातृवंशीय जो वर्गीकरण है इनमें से किस पर आधारित है, प्राधिकार पर, उत्तराधिकार पर, वंश पर या फिर निवास पर। तो परिवार का जो पितृवंशीय और मातृवंशीय वर्गीकरण है वंश पर आधारित है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं पति पत्नी एवं उसके अभिभावक, संबंधी, मित्र या फिर अविवाहित बच्चे, क्या होगा। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन होता है, न्यूक्लियर फैमिली में जो नाभिकीय परिवार या एकाकीय परिवार है उसमें कौन कौन आते हैं, पति पत्नी और उनके साथ में कौन होंगे, अभिभावक होंगे, संबंधी होंगे, मित्र होंगे या फिर अविवाहित बच्चे। सही क्या होगा, अविवाहित बच्चे, है ना, अविवाहित बच्चे होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित हैं समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार, मातृवंशीय परिवार। लिंटन ने जो परिवार के प्रकार बताए हैं उनमें से कौन आएगा, यानी किस परिवार की बात लिंटन ने की है, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार, मातृवंशीय परिवार। बताइए, गलत नहीं होना चाहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अब समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। जितने भी टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जितनी भी क्लासेस आप लोगों ने अभी तक की है, सभी का आप लोग क्या करते रहें, समय समय पर रिवीजन ज़रूर करते रहें। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं पहले। समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार, समरक्त या फिर रक्त परिवार भी हो सकता है, और विवाह संबंधी परिवार की बात लिंटन ने की है। अब यहाँ पर क्या है, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था, 1917, 1929, 1936, 1942। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया, 1929, शारदा एक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 वाला हो ही चुका है, समरक्त परिवार और विवाह संबंधी परिवार की बात लिंटन ने की है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था किसके द्वारा, मर्डॉक के द्वारा, मैकेवर के द्वारा, वार्नर के द्वारा या फिर मॉर्गन के द्वारा। मर्डॉक के द्वारा,
मैकेवर के द्वारा, वार्नर के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किसके द्वारा किया गया था? सही क्या होगा यहाँ पर? वार्नर होगा। क्या होगा? वार्नर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वार्नर। ठीक है, वार्नर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। न्यूक्लियर परिवार यानी कि जो नाभिकीय परिवार, उसके दो प्रकार बताए थे, जिसे अनुकूलन परिवार, जिसे जन्म मूलक परिवार भी कहा जाता है, जिसमें कि व्यक्ति का जन्म हुआ होता है और ऐसे परिवारों में उसके माता पिता और उसके भाई बहन होते हैं। दूसरा परिवार जिसे प्रजनन परिवार कहा गया है, इसका जो निर्माण है व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं, बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये वार्नर ने बताया है और ये नाभिकीय परिवार के प्रकार बताए थे उन्होंने। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर परिवार के प्रकार कह लिए जाएं या परिवार की जो अवधारणाएं वो दी गई हैं, किसने बात की है ये आप लोगों को देख के बताना है। पुनर्लवन परिवार है, पूर्वाभिमुखी परिवार है, अति लघु है, दाम्पतिक और समृक्त परिवार है। तो यहाँ पर आप लोग देख के बताइए सही क्या होगा। 32 का यहाँ पर राइट क्या होगा? देखिए, अभी आप लोगों को याद आना चाहिए दाम्पतिक और समृक्त परिवार की बात की। दाम्पतिक यानी विवाह संबंधी और समृक्त परिवार की बात किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी। तो डी का क्या होगा? फोर्थ होगा। तो डी का यहाँ पर फोर्थ एक ही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। पुनर्लवन परिवार की बात मॉर्गन ने की है। पूर्वाभिमुखी परिवार की बात वार्नर ने की है। अति लघु परिवार की बात जिमरमैन ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? तारवाड़ क्या है? एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है, संयुक्त परिवार है, जो किस राज्य में किस स्टेट में ये परिवार का स्वरूप देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा। महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा ऑप्शंस दिए गए हैं। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? सही क्या होगा? सही होगा केरल। केरल में ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण। नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो ऐसा व्यवहार या उस व्यवहार को क्या कहा जाएगा? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? नकारात्मक समाजीकरण, नकारात्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? शिक्षा, एजुकेशन को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया? ऑप्शन है फ्रॉबेल, दुर्खीम, लुंडबर्ग, जॉनसन। फ्रॉबेल, दुर्खीम, लुंडबर्ग, जॉनसन ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? दुर्खीम होगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं रिवाज, लोक रीति, विवाह, कानून। रिवाज, लोक रीति, विवाह, कानून ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे मानदंड जिनको तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिले तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे हम क्या कहेंगे? कानून कहेंगे, लॉ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक मानदंडों को किसने समाज की लोक रीतियों के रूप में परिभाषित किया है? सामाजिक मानदंड इनमें से किसने सामाजिक मानदंडों को समाज की लोक रीतियों के रूप में परिभाषित किया? ऑप्शन है दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, समनर, लिंटन। दुर्खीम हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा, समनर हो जाएगा, लिंटन हो जाएगा। सही विकल्प क्या होगा इसमें से? समनर। फोकवेस इनकी बुक है। ठीक है, संस्था की अवधारणा इन्होंने दी थी या संस्था के विकास की अगर हम बात कर ले, और इसके अलावा नृजाति केंद्रवाद की भी अवधारणा इन्होंने ही दी है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है?
किसने कहा है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है? परिस्थिति को संस्थागत भूमिका इनमें से किसने कहा? ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंडर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बी रेस्टेड, रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बी रेस्टेड, रॉबर्ट किंग मर्टन ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? परिस्थिति को संस्थागत भूमिका इनमें से किसने कहा है? सही क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट बी रेस्टेड। रॉबर्ट बी रेस्टेड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने 4 तरह के आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है, एक बताई गई है अहमवादी आत्महत्या, दूसरी है परातवादी आत्महत्या, तीसरी है आदर्शहीनतावादी आत्महत्या। चौथा प्रकार बताना है आप लोगों को। ऑप्शंस दिए गए हैं विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोगजनित आत्महत्या, असमान आत्महत्या। और आत्महत्या के बारे में इनका क्या कहना था कि ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक तथ्य है, सामाजिक क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर भाग्यवादी आत्महत्या होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुसाइड को इन्होंने सोशल फैक्ट बताया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अब सिद्धांत है। अब देख लिए, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, आर्थिक निर्णायकवादी किसे कहा जाएगा, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी किसे कहा जाएगा, बताइए। देखिए ये तो बहुत इजी है। प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी में कौन हो जाएगा, वेबलेन। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स। चक्रीय सिद्धांत, सोशल जो चेंज है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पेरेटो ने दिया, जिस पे क्लास भी लिखी। और रेखीय सिद्धांत में आ जाएंगे हॉबहाउस। तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा उस हिसाब से बताइए। सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा आपको, वहाँ से वीडियोस एक जगह मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आर.के. मर्टन, टॉलकट पार्सन्स, एच.एम. जॉनसन, एमाइल दुर्खीम। आर.के. मर्टन, टॉलकट पार्सन्स, एच.एम. जॉनसन, एमाइल दुर्खीम ऑप्शंस है। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है, यह किसने बताया है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना है? ऑप्शंस हैं लॉवेल जेकार, सिरिल बर्ट, आर.के. मर्टन, एमाइल दुर्खीम। समाज में जो आत्महत्या की दर है उसे समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित इनमें से किसने माना? लॉवेल जेकार, सिरिल बर्ट, आर.के. मर्टन, एमाइल दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? एमाइल दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक उपसंस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की जो बाकी उप सांस्कृतिक प्रणाली है उसको क्या करती है, नकारती है, ऐसी संस्कृति क्या कही जाएगी? आदर्श संस्कृति, यथार्थ संस्कृति, भौतिक संस्कृति या फिर प्रति संस्कृति, बताइए। एक उप संस्कृति जो कि हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है, समाज के अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, वो क्या कहलाई जाएगी? ऐसी संस्कृति को हम क्या कहेंगे? आदर्श संस्कृति कहेंगे, यथार्थ संस्कृति कहेंगे, भौतिक संस्कृति कहेंगे या फिर प्रति संस्कृति? सही क्या होगा यहाँ पर? प्रति संस्कृति होगा। जो प्रति संस्कृति होती है वो मुख्य संस्कृति की क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, और प्रति संस्कृति को काउंटर या फिर कॉन्ट्रा कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रति संस्कृति के जो विचार होते हैं वो मुख्य संस्कृति के विरोधाभासी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता यह वक्तव्य दिया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, V.I. लेनिन, रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही
क्या होगा? सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड पहले ही क्लास ली गई हुई है, जैसे कि इनके जो थ्योरीज रही हैं, सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सामाजिक संरचना के दो प्रकार जो कि इन्होंने अधोसंरचना और अधिसंरचना बताए हैं, वे क्या हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो थ्योरी रही है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग वाला जो कॉन्सेप्ट रहा है, सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट रहा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी क्या है? ठीक है, इनसे रिलेटेड क्लासेस एक क्लास में ली गई है। फिर उसके अलावा एक क्लास इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण कथन से संबंधित है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, और धर्म जनता के लिए अफीम है। इस तरीके से और भी जो कथन रहे हैं मार्क्स के, वो उससे रिलेटेड एक क्लास ली गई थी, और बाकी की जो क्लासेस हैं वो इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज से थी, यानी कि इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको कंप्लीट कराया गया था उन क्लासेस में। तो उसका अलग से फोल्डर बना दिया गया है। सभी क्लासेस, सभी वीडियोस आपको एक ही फोल्डर में मिल जाएंगी। कार्ल मार्क्स के नाम से रिलेटेड फोल्डर का नाम है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जो कि हर एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह भी अस्वीकार कर देता है, वह कहलाता है, यानी कि वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वर्गीकृत का व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या फिर असामान्य व्यक्ति। एक व्यक्ति जिसे वह जो समूह है स्वीकार नहीं करता, जिसका कि व्यक्ति क्या करता है, मेंबर बनना चाहता है उस ग्रुप का। व्यक्ति किसी समूह का मेंबर बनना चाह रहा है, लेकिन वो समूह उस व्यक्ति को अपना मेंबर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, और साथ में ही वह व्यक्ति जो पहले से किसी समूह का सदस्य था, वह उस समूह से भी किया जा रहा है, उसे अस्वीकार कर दिया जा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सीमांत व्यक्ति कहा जाएगा, मार्जिनल मैन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्नोल्ड टॉयनबी की पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री 2 खंडों में है, 4 खंडों में है, 6 खंडों में है या फिर 10 खंडों में है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अब जो अर्नोल्ड टॉयनबी हैं, इन्होंने अपना जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था वो अपनी बुक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में ही दिया था। और ये कितने खंडों में है स्टडी ऑफ हिस्ट्री? 10 खंडों में है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है? इतिहास को शिष्ट जनों का कब्रिस्तान इनमें से किसने कहा? ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, पेरेटो, दुर्खीम। ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, पेरेटो, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? पेरेटो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मैन एंड सोसाइटी इनकी बुक है, जिसमें कि उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो अभिजात वर्गों का परिभ्रमण सिद्धांत है वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, जिसे दिया था इन्होंने। और एक इनका कथन आता है, सत्य की खोज करो भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में, है ना, वो पेरेटो का ही है। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। अब ये बुक किसने लिखी है? देखिए, सोशियोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उन पर क्लास पहले ही ली जा चुकी है। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बुक्स कंप्लीट कराई गई थी, बताई गई थी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। बुक्स काफ़ी हैं एंड एक साथ आप याद करने बैठेंगे नहीं हो पाएगा पॉसिबल, है ना, आप कंफ्यूज भी होंगे, भूलेंगे भी। तो डेली आप लोग ऐसे कर सकते हैं, सुबह शाम 10-10 बुक करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ ये दुर्खीम की है, एमाइल दुर्खीम की है ये बुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रदत्त परिस्थिति को सुदृढ़ करता है? जाति, वर्ग, धर्म, राज्य।
जाति, वर्ग, धर्म, राज्य ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रदत्त परिस्थिति को इनमें से कौन सुदृढ़ करता है? तो क्या होगा? जाति होगा, कास्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया गया। तो इससे पहले आंसर देने से पहले आप लोगों को बताना है कि सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को पहले ही कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में फुल जब मिल जाएगा, वहाँ से आप इस टॉपिक को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल की व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले बात E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में ही की थी। और सोशल कंट्रोल के बारे में, सामाजिक नियंत्रण के बारे में उनका कहना था कि ऐसी शक्तियाँ होती हैं, सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा, यानी कि जिन शक्तियों के द्वारा समाज या समूह अपने व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को किस में वर्गीकृत किया था, या फिर यूँ कह लिया जाए कि किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के कितने या कौन से प्रकार की बात की। ऑप्शन है चेतन और अचेतन नियंत्रण, संगठित और स्वचालित नियंत्रण, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। सही क्या होगा? सही क्या होगा? देखिए, कूले एंड बर्नौट ने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात की थी, कूले एंड बर्नौट ने की थी। ठीक है, यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात किम्बॉल यंग ने की है। इसके अलावा मैनहीम ने प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। गुरविच एंड मूर ने संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और सहज नियंत्रण की बात की थी। ठीक है, संगठित सामाजिक नियंत्रण, असंगठित सामाजिक नियंत्रण और सहज सामाजिक नियंत्रण की बात गुरविच एंड मूर ने की थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।